India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान को रिहाई के आदेश की चुनौती देने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से इस मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक वो सुनवाई टालने का आदेश जारी किया। आज मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सुनवाई के दौरान मंजूरी के पहलू पर सुनवाई नहीं हुई थी और उस पहलुओं पर बहस करने का अवसर नहीं मिला था। ईडी ने कहा कि इस मामले में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी से राहत की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया था। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि खान की पत्नी के खिलाफ भी आरोप है कि उन्होंने अपराध से धन प्राप्त किया और अमानतुल्लाह की मदद की। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को तय कर दी। इसके साथ ही अदालत ने अमानतुल्लाह को पुलिस की जांच में शामिल होने को कहा है। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि फिर तब तक अमानतुल्लाह को इलाके से तड़ीपार किया जाए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पैदा होगी। इस पर अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि मैं वहां से एमएलए और वहां का रहने वाला हूं, मैं कैसे वहां से दूर रहूं। अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस पर सवाल किया था, इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे? अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने पर इतनी देरी क्यों की? अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने हिरासत में लिए शख्स को भगाने में मदद की। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में एक पुलिस दल पर हमले के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कथित घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाहबाज खान नामक उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस दौरान अमानतुल्लाह के समर्थक कथित रूप से पुलिस दल से भिड़ गए और शाहबाज भागने में सफल रहा। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आप नेताओं का आपराधिक गतिविधियों का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा, अमानतुल्लाह खान ऐसे आप नेता हैं जिनके खिलाफ पहले ही मामले चल रहे हैं। अब उन्होंने एक व्यक्ति को भगाने में मदद की है जिसे पुलिस गिरफ्तार करने आई थी। कानून अपना काम कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट को निर्देश दिया। वकील ने 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ के बाद लापता व्यक्तियों के विवरण एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वह मामले के लिए भरोसा किए जा रहे सभी प्रासंगिक सामग्रियों को रिकॉर्ड पर लाएं। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने वकील सौरभ पांडे से कहा कि वह राज्य सरकार को तभी बुला सकती है जब रिकॉर्ड पर कुछ सामग्री हो। चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, जनहित याचिका का आधार कहाँ है? सब कुछ व्यक्तिगत ज्ञान है। याचिका में उल्लेख किया गया कि रिपोर्ट है, लेकिन कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। रिकॉर्ड में कुछ होना चाहिए। राज्य से जवाब देने के लिए हमें कुछ सामग्री रिकॉर्ड में रखनी होगी। इसके अतिरिक्त अदालत ने नोट किया कि प्रैक्टिस कर रहे वकील ने जनहित याचिका दायर की, जबकि हलफनामे पर उनके क्लर्क ने शपथ ली। जवाब में वकील पांडे ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिकाकर्ता महाकुंभ मेले में कल्पवास करते हुए मौजूद थे। सुनवाई के दौरान एडवोकेट पांडे ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार महाकुंभ 2025 में बेहतर तकनीक के इस्तेमाल की बात करती है, जहां वे इस बारे में वास्तविक समय की जानकारी देते हैं कि कितने लोगों ने डुबकी लगाई, फिर भी उन्हें हताहतों की संख्या बताने में 18 घंटे लग गए।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक समिति की भूमिका सीमित है। यह केवल भगदड़ के कारणों और भविष्य में इसे कैसे नियंत्रित किया जाए इसका निर्धारण करेगा और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह भगदड़ के बाद मरने वाले या लापता हुए लोगों का विवरण एकत्र करेगा या नहीं। इसके अलावा खंडपीठ को यह भी बताया गया कि ऐसी रिपोर्टें हैं कि शवों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य ने मृतकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की। इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि मृतकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए कई निर्णय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शबर खान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 11 अगस्त 2020 को बेंगलुरु में हुए दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। कथित तौर पर दंगे एक फेसबुक पोस्ट को लेकर हुए थे जिसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह मोटरसाइकिल जलाने के लिए भीड़ के साथ जिम्मेदार है। 198 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 138 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 138 में से 25 के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य शबर खान सहित इसमें कई लोग शामिल थे। कथित तौर पर सदस्यों ने एक बड़ी भीड़ जुटाने की साजिश रची जो डीजे पर एकत्रित हुई। 11 अगस्त की रात को हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों पर हमला कर पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और जनता और पुलिस थाने के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। याचिकाकर्ता का नाम राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में नहीं था। बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली और याचिकाकर्ता का नाम भी इसमें शामिल किया गया। 31 जनवरी को मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस चंद्र शर्मा की पीठ ने की। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से पूछा कि 2020 के बेंगलुरु दंगे के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और ट्रायल कोर्ट को ट्रायल शुरू करने में कितना समय लगेगा। यह तब हुआ जब शबर खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विश्वनाथ शेट्टी ने कोर्ट के ध्यान में लाया कि कर्नाटक राज्य के लिए केवल एक एनआईए कोर्ट है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया और यह भी कहा कि देरी के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार है। हालांकि कोर्ट ने उस पहलू पर कुछ नहीं कहा। न्यायालय ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के 30 अगस्त 2024 के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था, लेकिन न्यायालय ने कुछ निर्देश पारित किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को मशीन चोरी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। फिलहाल आजम खान को इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी वो बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कई मामलों में वह जेल में सजा काट रहे हैं। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 फरवरी को दिए गए आदेश में जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और उनकी जेल में बिताई गई अवधि और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए जमानत देते हैं। कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगा, साथ ही मामले की लंबित रहते हुए वो सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा जमानत के दौरान लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने पर पुलिस उनकी जमानत को रद्द करने के लिए कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगी। दरअसल आजम खान और उनके बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में आजम खान और उनके बेटे समेत 5 अन्य के खिलाफ 2022 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। आईपीसी की धारा 409, 411, 201, 120B तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 भाग 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के मामले में रामपुर में इसे दर्ज किया गया था। इस मामले में वकार अली खान नाम के एक व्यक्ति ने 2022 में 7 लोगों के खिलाफ कोतवाली रामपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि खान और अन्य ने 2014 में सड़क साफ करने की सरकारी मशीन चुरा ली थी, जिसे नगर पालिका परिषद रामपुर जिले ने खरीदा था। यह मशीन बाद में रामपुर स्थित खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी। देश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत के मुद्दे को उठाने वाले मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि दोषी ठहराए जाने के बाद भी सजा काट चुके अवैध प्रवासियों को जेलों में कठोर सजा भुगतनी पड़ रही है।
कोर्ट ने भारत सरकार से यह भी पूछा कि जिन देशों से अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाना है, उनकी राष्ट्रीयता का पता लगाने की जरूरत क्यों है, जबकि उनके खिलाफ आरोप यह है कि वे उस देश के नागरिक होते हुए भी अवैध रूप से भारत में घुसे हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने टिप्पणी की, जब किसी अप्रवासी को गिरफ्तार किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है, तो उसके खिलाफ क्या आरोप है कि आप एक अवैध अप्रवासी हैं, आप बिना किसी वैध पासपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज के इस देश में रहने के हकदार नहीं हैं। हम आपको विदेशी अधिनियम के तहत दोषी मानते हैं। जब यह मामला आता है, चुनौती नहीं दी जाती है, किसी हाईकोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाई जाती है, तो पड़ोसी देश से उसकी राष्ट्रीयता और सत्यापन के बारे में इस देश को बताने के लिए कहने का क्या मतलब है। साथ ही न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य की खिंचाई की, क्योंकि उसके पास सुधार गृह हिरासत केंद्र में नहीं है, जिसके कारण अवैध अप्रवासी जेलों में सड़ रहे हैं। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने 2013 के एक मामले पर विचार कर रही थी, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट से स्थानांतरित किया गया। 2011 में याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, जिसमें बांग्लादेश से अवैध रूप से आए उन प्रवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया, जिन्हें विदेशी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद सुधार गृहों में रखा जा रहा है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, आज हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां हम उन्हें वापस भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जरा सोचिए कि 1000 से ज्यादा लोग विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण पोषण तब भी दिया जा सकता है जब विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया हो। कोर्ट ने कहा, जिस पति या पत्नी का विवाह 1955 अधिनियम की धारा 11 के तहत अमान्य घोषित किया गया था, वह 1955 अधिनियम की धारा 25 का हवाला देकर दूसरे पति या पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता या भरण पोषण मांगने का हकदार है। स्थायी गुजारा भत्ता की ऐसी राहत दी जा सकती है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और पक्षों के आचरण पर निर्भर करता है। धारा 25 के तहत राहत देना हमेशा विवेकाधीन होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने के संबंध में न्यायालय ने टिप्पणी की। भले ही न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पक्षकारों के बीच विवाह शून्य है या शून्य करणीय है, 1955 अधिनियम के तहत कार्यवाही के अंतिम निपटान तक न्यायालय को भरण पोषण प्रदान करने से रोका नहीं जा सकता है, बशर्ते कि धारा 24 में उल्लिखित शर्तें पूरी हों। धारा 24 के तहत अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर निर्णय लेते समय न्यायालय हमेशा राहत चाहने वालों के पक्ष के आचरण को ध्यान में रखेगा, क्योंकि धारा 24 के तहत राहत प्रदान करना हमेशा विवेकाधीन होता है। जस्टिस अभय अशोक, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली 2 जजों की खंडपीठ द्वारा किए गए संदर्भ के जवाब में यह फैसला सुनाया। यह संदर्भ धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने के बाद भी पति या पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता या भरण पोषण प्रदान किए जाने के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट के परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण लिया गया। धारा 25 फैमिली कोर्ट को अधिनियम के तहत किसी भी डिक्री पारित करने पर स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती हैं। पति अथवा अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 25 के तहत किसी भी डिक्री शब्द में विवाह को शून्य घोषित करने वाले डिक्री शामिल नहीं होने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि शून्य विवाह कानूनी रूप से अस्तित्वहीन है, इसलिए कोई भी पति या पत्नी धारा 25 के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकते। इसी खबर पर एक संदर्भ का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम रखरखाव तब भी दिया जा सकता है जब विवाह शून्य घोषित कर दिया गया हो। इस संदर्भ में आइए समझते हैं कि वॉइड और वॉइडेबल विवाह में क्या फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रूल किया है कि एक स्पाउस परमानेंट एलिमनी और इंटरम मेंटेनेंस ले सकता है, चाहे उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत वॉइड डिक्लेयर कर दी गई हो। वॉइड मैरिज क्या होता है?
वॉइड मैरिज कानून की नजर में शुरू से ही अवैध होती है, जैसे कि बाइगैमी या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। वॉइडेबल मैरिज ये शादी तब तक वैध रहती है जब तक इसे अनल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि धोखा या फिर जबरदस्ती की गई हो। एक 3 जज बेंच जो जस्टिसेस अभय एस ओका, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की अगुवाई में थी, ने ये स्पष्ट किया कि अगर शादी सेक्शन 11 के तहत वॉइड है तो प्रभावित स्पाउस फिर भी सेक्शन 25 के तहत परमानेंट एलिमनी मांग सकता है, जो केस के स्पेसिफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कोड सेक्शन 24 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस दे सकती है, चाहे शादी वॉइड हो या वॉइडेबल, अगर इस सेक्शन की कंडीशंस मीट होती हैं। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। मुंबई के प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या सैट में फर्जी लेन देन मामले पर सुनवाई हुई। मेसर्स इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड बैंक लेन देन में फर्जी लेन देन का सुझाव दिया गया, जिसमें धनराशि एक ही दिन हस्तांतरित और प्राप्त की गई। IISL पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने या व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने में विफल रहा। केस पर पूरी जानकारी देंगे इंडिया लीगल वेब रिसर्चर आर्यन जाधव, जो कि इस केस को फॉलो कर रहे थे। आर्यन, जो लोग इस केस को समझना चाहें उनके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? इस केस से आखिर क्या कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है और क्या कुछ अभी तक हुआ है इसमें? आर्यन सर, बेसिकली 7 अगस्त 2017 को सेबी ने मेसर्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट एक्शन लिया ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। सेबी ने ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ताकि प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को कंपनी से अनफेयर तरीके से एग्जिट ना कर सके। सेबी ने स्टॉक को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में डाल दिया था और बायर्स के लिए 200% डिपॉजिट रिक्वायरमेंट भी रखी गई थी ताकि उनको पोटेंशियल रिस्क के बारे में सावधान किया जा सके। 21 सितंबर 2017 को सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगाया था और फॉरेंसिक ऑडिट करने को कहा गया ताकि कंपनी के फाइनेंशियल और बिजनेस क्लेम्स को वेरीफाई किया जा सके। प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को सिर्फ शेयर्स खरीदने की परमिशन दी गई थी, लेकिन बेचने की नहीं दी। इसके साथ कंपनी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने को कहा गया, लेकिन सेबी ने कंपनी के कई इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई की। कंपनी ने 8.47 करोड़ के शेयर बेचने का क्लेम किया था, लेकिन रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि कंपनी ने अभी भी उन शेयर्स को होल्ड कर रखा है जो डाउट रेज कर रहा था। 51 करोड़ का गुडविल रिपोर्ट किया गया था, लेकिन वैल्यूएशन सर्टिफिकेट अभी तक दिया नहीं गया था। कंपनी का बिजनेस क्लासिफिकेशन इनकंसिस्टेंट था। आरबीआई के वेबसाइट पर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर से लिस्टेड थी, बट ऑडिटर्स के अकॉर्डिंग ये लोन कंपनी थी और 85% टर्नओवर आईटी सॉफ्टवेयर से होने का क्लेम किया गया। 2015-16 के रिपोर्टेड सेल्स और परचेस में डिस्क्रिपेंसीज थी। कंपनी के बैंक ट्रांजैक्शंस ने फेक ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफिकेशन दिया, जिसमें फंड्स एक ही दिन में ट्रांसफर और रिसीव किया जा रहे थे। कंपनी ने सफिशिएंट एविडेंस नहीं दिया और ना ही पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट की, जिसके कारण सेबी ने इन पे पेनल्टी इंपोज करी बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड द LODR रेगुलेशन। फर्दर अपीलेट ने ये मैटर को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल मुंबई में एडमिशन के लिए फाइल किया गया और ये 5 मार्च 2025 को नेक्स्ट हियरिंग में लिस्टेड है। शुक्रिया आर्यन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.